सरगर्मियां हो रही हैं तेज और अब जल्दी सबको इंतजार है कि सभी दल अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी करें। इस वक्त इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय। नवीन जी, कहा जाए तो जहां तक उम्मीदवारों की सूची की बात है, सबसे पहले बाजी मारी है एनडीए सरकार ने। कहां तक आपको लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ सकता है दूसरी पार्टियों पर? और दूसरी अहम बात, जिस तरीके से उन्होंने तमाम समुदायों को प्रतिनिधित्व दिया है इन सीटों में, जिस तरीके से युवाओं को प्राथमिकता दी है, इसका आकलन आप कैसे करते हैं? देखिए, जहाँ तक सीट टिकट डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और जिस तरह का सीट रिलीज नाम आया है सामने, एक्सपेक्टेड भी थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मान के चल रहे थे कि अधिकांशतः विधायक को रिटेन किया जाएगा, क्योंकि आज के दिन में ये भी एक संभावना थी कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स के टिकट काट देते हैं तो दूसरी जगह जा सकते हैं। वो 3 के ही कटे हैं, पांच कटे और कुछ लोगों को काटने पड़ते हैं, क्योंकि जो अनपॉपुलर है, जो नहीं जीत सकते हैं, उन लोगों को टिकट काटना पड़ता है। लेकिन बाय एंड लार्ज बीजेपी और एनडीए का जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रहा है, जो जिस तरह के नाम आए हैं, नाम एक्सपेक्टेड भी हो और ठीक भी है। महिलाओं को काफी रिप्रेजेंटेशन मिला है ओवरऑल। ये जो सीट का अनाउंसमेंट किया गया है, बाय एंड लार्ज माना जाए कि बेस्ट ऑप्शन जो था। इस पर एक्चुअली ये भी कहा जा रहा है कि हर सीट पर लगभग 8,000 से 10,000 ऐसे उम्मीदवार होंगे जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं। युवाओं को देखा जाए तो सोशल मीडिया को भी कैंपेन में लिया जा रहा है और तमाम ऐसे तरीके लिए जा रहे हैं जिससे युवा, आपको लगता है कि आकर्षित हो सके। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये युवाओं की, क्योंकि ये जातिगत से ऊपर है, हर जातियों में आपको युवा मिलेंगे, कहां तक ये युवा एक लिक्विड वोट के तौर पर सामने आ सकते हैं? देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस इलेक्शन का, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने बताया कि हर सेगमेंट में, हर असेंबली सेगमेंट में करीब 8 से 10 हज़ार अगर युवा रहते हैं, नेचुरली ये फ्लोटिंग वोटर्स ग्रुप में हम इनको देखते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी और अन्य सब ये कास्टिज्म से ऊपर उठ के वोट देते हैं। और इसलिए आप देखिए अगर दोनों पक्षों की तरफ से इनको इन्फ्लुएंस करने की काफी कोशिश की जा रही है। बीजेपी की तरफ से नेचुरली बीजेपी का ऑल लॉन्ग थ्रस्ट रहा है, नरेंद्र मोदी का भी थ्रस्ट रहा है युवाओं को जोड़ने की, और उसी तरह नीतीश कुमार ने भी जिस तरह का कैंपेन स्टाइल स्टार्ट किया है पहले से उन्होंने, उसमें भी उनको देखिएगा युवाओं और महिलाओं पर उनका भी थ्रस्ट रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि किस पार्टी को और किस अलायंस को युवाओं का अधिक समर्थन मिलता है। ये काफी डिसाइसिव रहेगा, ये डिसाइसिव रह सकता है ये। और ऐसे में जब हम सीट बंटवारे की बात कर रहे हैं, अब हर रोज एक सूची की उम्मीद रहेगी कि कोई ना कोई सूची जारी हो और उम्मीदवारों के नाम सामने आएंगे। लेकिन इस वक्त जैसे दिख रहा है कि जो दूसरा खेमा है, महागठबंधन जिसे कहा जा रहा है, वहां पर सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। जिस सहजता से एनडीए खेमे ने अपना सीट बंटवारा किया और जिस तरीके का हमने देखा है दूसरे गठबंधन में जिस तरीके की उठापटक रही है, उसके मद्देनजर आप कैसे देखते हैं इस पूरी तस्वीर को? देखिए, मेरा मानना है कि ये सीट शेयरिंग और उसके बाद टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन, ये हर इलेक्शन में एक नेचुरल प्रोसेस रहता है। बीजेपी को ये एडवांटेज था कि बीजेपी एक सिंगल मोस्ट लार्जेस्ट पार्टी थी, उसके लिए टर्म डिक्टेट करना आसान था। जहां तक दूसरे अलायंस का सवाल है, उसमें दूसरे अलायंस में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों पावरफुल लीडर्स हैं, तो दोनों के लिए बार्गेनिंग कर और सीट को डिसाइड करना ये थोड़ा सा अधिक टफ सिचुएशन है उन लोग। लेकिन मेरा मानना है कि देखिए, जहां तक सीट का सवाल है, बाय एंड लार्ज ये सेटल हो जाएंगे। 2-4-5 सीटों पर डिस्प्यूट रहेगा, क्योंकि सर्वाइवल की हर एक के लिए सर्वाइवल की सवाल है, गिव एंड टेक होगा और बाय एंड लार्ज जो है चीजें रिजॉल्व कर जाएंगे अपने आप जी। और ये जो तीसरे मोर्चे की कवायद लगातार सामने आ रही है, आपको क्या लगता है कितना प्रभाव डाल सकता है इन चुनावों में? देखिए, पास्ट का हिस्ट्री अगर बिहार के इलेक्शंस का देखिएगा तो उसमें तीसरे मोर्चे और चाहे राष्ट्रीय स्तर पर भी जो भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सफल नहीं हुए हैं। लेकिन क्लोज कंटेस्ट में क्या होते हैं कि जहां पर अगर बहुत क्लोज कंटेस्ट है, जैसे बिहार में होने वाला है, वैसी स्थिति में अगर एक तीसरा मोर्चा उभर कर आता है और किसी अलायंस, पर्टिकुलर अलायंस को वो हानि करने की कोशिश करता है और उसके वोट काटने की कोशिश करता है, तो ये एक फैक्टर हो सकता है। ये डिपेंड करेगा कि किस कास्ट और किस कम्युनिटी के कैंडिडेट ये तीसरा मोर्चा फील्ड करता है और ये क्या इसका ऑब्जेक्टिव रहता है। क्या ये ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि दोनों अलायंस को एक न्यूट्रल तरीके से देखता है, या किसी एक अलायंस को ये फायदा कराने की कोशिश करता है? लेकिन जिस तरीके का करीबी मुकाबले की बात कही जा रही है इस बार, क्योंकि बहुत सारे कारक जो एक साथ काम कर रहे हैं, उसके बीच में आपको लगता है कि इस तरीके के दल या फिर जो छोटे दल हैं वो कुछ वोट कटवा का काम या सीट जितवा का काम करेंगे? ये देखने वाली बात ये होते हैं। लेकिन मेरा देखिए मानना है कि वोटर्स काफी जागृत हो गया है आजकल इंडिया में, और ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कभी बहुत हद तक सार्थक नहीं हुए हैं। कुछ सीटों पर डेफिनेटली ये इम्पैक्ट हो जाते हैं जहां पर कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट है, बट बाय एंड लार्ज
इस तरह के एक्सपेरिमेंट इंडिया में नहीं सार्थक हुए हैं। जी बिल्कुल, और देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में राजनीति क्या रुख लेती है, चुनावी सरगर्मियां किस तरीके से आगे बढ़ती हैं, और उसके बाद मतदान का दिन जब सामने आएगा तो वोटर के पास निर्णय लेने की पूरी शक्ति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी हमारे पास आकर चर्चा करने के लिए। धन्यवाद। ये थी बात